Okay, Assalamualaikum. So today we are going to discuss about the economic conditions that we have to keep in mind while going globally, while launching our marketing strategies and marketing campaigns in other countries. We have to take care about certain facts and factors. It is very important to examine the economic condition in foreign market. आपने देखना है कि उनकी इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, बाकी कंपनीज की फॉरेन मार्केट की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, जिसमें आपके पास कम्युनिकेशन आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि आपने देखना है कि कौन से वेज ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास अवेलेबल हैं. टेलीफोनिक वेज हैं, मीडिया है, इंटरनेट है. ट्रांसपोर्टेशन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास किस किस वे से हम अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को वहाँ पर पहुँचा सकते हैं, या अगर हमारा लेबर वहाँ पर जाना है तो किस किस तरीके से जा सकता है. हमारे पास रेलवे लाइन मौजूद है, हमारे पास रोड की फैसिलिटी है कि नहीं, हमारे पास एयरवे या वाटर के वेज शिपमेंट वगैरह के हैं कि नहीं. So in order to move around the borders of the country, the organization needs to confirm the existence of transportation such as rail, road, air, and water. The next comes energy. The available of fuel, gas, electricity, etc. would give a company an easy access to energy resources so as make new product and services. So it's very important to keep in mind कि आपके पास available of resources है कि नहीं, fuel है, gas है, electricity, ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं कि नहीं, ताकि आपको पता हो कि कंपनी की किस किस resources के ऊपर access है. In order to make new product and services, वो क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी energy की resources utilize कर सकते हैं. Next comes economic development. Distribution of income. सबसे पहले हमारे पास देखिए, it would determine the buyer power of the people. Equal distribution of wealth mean good economic conditions, while unequal distribution of wealth means the opposite. अब आपने उस कंट्री का देखना है कि वहाँ पर जिसमें आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने वाले हैं, वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसी है. आया वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्वल है या अनइक्वल है. इक्वल का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ मींस गुड इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब इकोनॉमिकली लोग अच्छे होंगे, ज़्यादा गरीब और ज़्यादा अमीर की का वहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सबको इकोनॉमिक वेल्थ जो है वो सबकी सैलरीज वगैरह सेम जा रही हैं. लेकिन अगर वहाँ पर आपके पास इसका ऑपोजिट है तो इट मीन्स कि कंडीशन भी ऑपोजिट होगी. उसके अकॉर्डिंग आपको माइंडसेट देखना होगा, लोगों की बाइंग परचेजिंग पावर देखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करनी होंगी. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बाइंग पावर. अब क्या है, an economically stable country would have a reasonable rate of growth in buying power and therefore a good opportunity for a marketeer and vice versa. कि rate of growth of buying power कि कितनी उनकी जितनी ज़्यादा स्टेबल इकोनॉमी होगी ना, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ के लोगों की बाइंग पावर उतनी ज़्यादा हो. आप उतनी प्राइसेस उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. लेकिन अगर इकोनॉमिकली ये कंट्री बहुत डाउन है, आप उठा लें सीरिया, उठा लें आप, इवन पाकिस्तान की बात करें तो इकोनॉमिक हमारी बाइंग पावर उतनी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो. इसकी एग्जांपल मैं आपको दूँ, मैंने वाज इन इजिप्ट, सो आई वाज लाइक लुकिंग अराउंड द स्टफ एंड चूँकि डॉलर में हमने कन्वर्जन करनी होती थी. आई हैड सम फ्रेंड्स फ्रॉम अब्रॉड विद मी एंड सम फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया. So those who were from foreign country, उनके लिए डॉलर से इजिप्शियन करेंसी में they were like कि हमें तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है, and they were spending so much money over there. In contrast जब वो कंपैरिजन इंडियन और पाकिस्तानी पर आ रहा था तो हम लोग जो है ना ज़रा सोच के स्पेंड कर रहे थे कि भाई हमारे तो बड़े ज़्यादा पैसे बन रहे हैं. तो इकोनॉमिकली जो हमारी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ होती हैं तो उसमें उनकी बाइंग बिहेवियर, बाइंग पावर जो है वो भी इनकी ज़्यादा होती है. ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ कि किस तरीके से जब चाइना में ओयो को लॉन्च किया गया, क्योंकि वो ग्लोबली लेकर गए थे, तो उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेटजीज़ को किस तरीके से चेंज किया अकॉर्डिंग टू दी
मार्केट नीड, ठीक है। तो उन्होंने थोड़े थोड़े टाइम के बाद उसके अंदर ब्रांड के अंदर चेंजेस लाए। अब हमारे पास जो इंटरनेशनली अगर हम देखें तो वो तो एक ही स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन जब हम कंट्री के अंदर किसी स्पेसिफिक कंट्री में जाते हैं तो फिर हमें अपनी सारी की सारी strategies change Have an करनी होती American हैं। classic like the Oreo. Why change it? For Kraft, the answer was simple, because after bringing the Oreo to China in 1996, sales started to sag. सेल्स कम होना शुरू हो गई, ठीक है, जैसे ही वो चाइना में लेकर आए। We started to do some research and said, gee, I'm not sure everybody really likes this American version, which is quite sweet. So we started testing alternatives, and it took us a long time and a lot of prototypes because we were trying to get exactly the right balance. Lorna Davis heads Kraft China. She says remaking the Oreo helped double sales in 2 years and made Oreo the #1 selling biscuit in China. That चाइना first में variation नहीं on the दिख रहा original था कि अमेरिका में तो वो ज़्यादा स्वीट था और यहाँ पर लोग ज़्यादा मीठा नहीं पसंद कर रहे थे, तो फिर उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस की ताकि उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो है स्वीट का टेस्ट, मतलब मीठा उतना लेवल ऑफ स्वीटनेस रखना है जितना वहाँ के लोगों को पसंद आए। फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट किए, कस्टमर्स के उसके ऊपर रिव्यूज़ लिए और उसके बाद लॉन्च किया, तो फिर क्या one that looks the same but is less sweet. And here's the biggest riff on the original, the Oreo wafer stick. We discovered that the wafer market was very, very big here in China, and we didn't have an offer in wafer. And consumers really liked Oreo, but actually they like wafers. So we launched this product, which is a chocolate-coated wafer, and it comes in a pre-packaged product like this. And in 2006, this was the biggest single SKU or biggest single item in China. It's the product that made history for Kraft, not only because it's so different from the original, but because it's the first product developed in the China market and now sold in Canada, Korea, and Australia. I like the big front face. now ये जो वेफर्स वाला प्रोडक्ट है ये बेसिकली लॉन्च इन्होंने चाइना में किया था क्योंकि चाइना की मार्केट वेफर्स खाना चाहती थी, लेकिन अब जो है ये बाकी कंट्रीज के अंदर भी The hope is this kind of entrepreneurial spirit in local markets will spur Kraft's next big sellers. Automatic hit. People just loved it. Yes. Okay, let's give this a try. You can tell it's an Oreo. It may look different. It tastes like an Oreo. Yeah, that says a lot for our R&D people because to manage to create a coated wafer product that still tastes like an Oreo, that's really impressive. From there, the number of variations grew. White chocolate-covered wafer sticks, a cookie lined with cream that can be used as a straw, and a super long wafer cookie. The wafer sandwich, so you can फिर उन्होंने काफ़ी सारे अल्ट्रेशंस की, वेफर सैंडविच इंट्रोड्यूस किया, कुकी स्ट्रॉ किया जिसको एक स्ट्रॉ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे इसमें अल्ट्रेशन करें। अभी देखिए आपको दिखा रहे हैं किस तरह का इन्होंने, हालांकि ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं होगी इन पाकिस्तान, बट कंट्री टू कंट्री दे आर डूइंग द अल्ट्रेशन। See, it behaves exactly the same as an Oreo. You just have to take it apart. And of course, it's extremely dunkable. Kraft also came out with a smaller and more affordable pack of cookies. So one of the things we found was that there were many people in China who really liked Oreo, but their absolute available money at any time was not enough for a full pack of Oreos. Full pack of Oreos here is about 70 US cents. And so this pack is 35 cents, and it does particularly well in the second and third tier cities. So even that pricing difference, selling something for 35. तो कह रहे हैं कि हमने बड़े पैक के बजाय छोटे पैक पे इसलिए आए कि जिनके पास पैसे कम हैं तो वो थोड़े पैसे देकर खरीद सकें। Versus 70 US cents makes that much of a difference in sales. A very big difference. And to get consumers to try the new Oreos, a promotional blitz, from in-store samples, which often result in immediate sales, to commercials that showed consumers the traditional American way of eating Oreos. अब मजे की बात देखिए ट्रेडिशनल अमेरिकन वे ऑफ ईटिंग ओरियो क्या था कि ओरियो को खोलना है, उसमें से क्रीम निकालनी है, इसको डिप करके खाना है। ये पाकिस्तानी भी बन चुका है, लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में चाइनीज़ ही लिए, चाइनीज़ लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया ताकि देखिए ये एफिलिएशन होती है, जो कल मैं आप लोगों को बताई थी ना लेक्चर में कि एफिलिएशन आपने क्रिएट करनी है कस्टमर के साथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एफिलिएशन आपकी किस तरह होती है कि उन्हीं के लोकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने एडवर्टाइजमेंट जो है वो डेवलप करना होता है, तो इन्होंने उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइजमेंट डेवलप किया। From twisting the Oreo apart and licking the cream to dunking them in milk, all of it foreign to the Chinese consumer. And what I think is important with Oreo is that the ritual is on the surface of it about cookies and dunking into milk. The reality is many people, even Americans, don't dunk it, but it's a moment of connection. It's a moment of fun between parents and children particularly. कनेक्शन, ये भी यही बात कर रहे हैं कि हमने कनेक्शन बिल्ड करना है, और दूसरा ये कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरीके से इमोशनल फैक्टर ला रहे हैं एडवर्टाइजमेंट में। और फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक तो नया प्रोडक्ट, अच्छा हाँ, एक प्रोडक्ट लाइन भी इंक्रीज कर रहे हैं ये इसमें। Up next, China's internet battle.
Okay, so I hope it's a good example for you to understand how we launch a particular product or services globally in another country. So when it comes to language, so अभी आपने वीडियो में भी देखा कि उन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट बनाया, जो प्रमोशन की, वो चाइनीज लैंग्वेज में कर रहे हैं चाइना में. तो लैंग्वेज may cause sometimes ambiguity, confusing, especially when making translation of the marketing brands. तो इस बजाय इसके कि आप अपना एडवर्टीजमेंट एक बना पूरी दुनिया में चलाएं और उसके फिर हर मुल्क में उसकी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन हो रही हो, तो उससे बचने के लिए जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि उन्हीं की लैंग्वेज में आप एडवर्टीजमेंट बना लें ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे. कंपिटिटर, अच्छा कंपिटिटर्स क्या हैं कि local brand may have been strongly bonded due to nationalism. क्या होता है कि अक्सर जैसे अभी हमारा फ्रांस वाला इशू आया था तो हमने क्या कहा था कि बैन द फ्रेंच प्रोडक्ट्स. इसी तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान में एक वक्त आया था आज से 10, 11, 12 ईयर्स पहले. आई रिमेंबर कि कोका कोला और पेप्सी के ऊपर कहा गया था कि ये इसराइली प्रोडक्ट्स हैं, इनको बैन कर दें. इनको पेप्सी जो है इसराइली पेज बैन से इसराइली प्रोडक्ट है, इसको बैन करें और अपना जो है जमजम कोला, मेरे ख्याल से वो भी जमजम कोला ही थी जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई थी. तो उन्होंने कहा जी मुस्लिम जो है प्रोडक्ट है इसको लें और मुसलमानों को सपोर्ट करें. दैट वाज गुड प्रोडक्ट, अच्छा था, लेकिन उसकी जो फिजीनेस थी ना वो बहुत जल्दी, जब आप एक बार खोल लेते थे तो उसकी फिजीनेस बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती थी. जबकि ये पेप्सी और कोका कोला जो ओरिजिनल है, हमें तो खैर मार्केट में आजकल ओरिजिनल नसीब नहीं हो रही, तो जो ओरिजिनल थी उसका ओरिजिनल जो होती है उसके बहुत स्ट्रॉन्ग होती है फिजीनेस. दैट सो मेनी टाइम्स व्हेन यू इवन ओपन एंड क्लोज इट, इट डजंट लूज द फिजीनेस, द कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर इवॉल्व की जाती है वो इतनी जल्दी जो है उससे नहीं ख़त्म होती. एंड यू फील द सेम काइंड ऑफ टेस्ट. सो कंपटीटर्स क्या होता है, समटाइम्स आपकी कंट्री के अंदर अपने ही ब्रांड्स के साथ इतनी ज़्यादा एसोसिएशन हो जाती है कि हम फॉरेन ब्रांड्स को वो वाली प्लेस नहीं दे पा रहे होते. जैसे इंडिया में टाटा के साथ अपने देश का नमक टाटा, तो उन्होंने टाटा के साथ इतना ज़्यादा अपना देश का नमक डाटा, अपने देश 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 उन्होंने लगा दिए कि लोग टाटा से मूव ऑन नहीं करना चाहते. और अरेबियन कल्चर में जैसे जमजम कोला है, लोग उससे मूव ऑन नहीं करना चाहते. अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस मार्केट के अंदर एंटर होना चाहते हैं. ठीक है, द पॉसिबल ग्लोबल मार्केट्स शेल बी डिसाइडेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस. फर्स्ट वन, अब किस किस बेसिस पे आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले तो आपने मार्केट साइज देखना है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द ग्रोथ फैक्टर इन रिलेशन टू द प्रोडक्ट बीइंग लॉन्च. नाउ द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू लॉन्च इन सम पर्टिकुलर प्लेस, you have to keep in mind that what is the size of the population over there in that specific country and how much growth, like growth factor in relation to the product, like if you are going to launch that particular product in that market, in that market size, like if there is more demand of your product or if there is less demand of your product, you have to keep this factor in your mind. अगर ज़्यादा डिमांड है आपने उसको भी माइंड में रखना है. तो जाहिर सी बात है आपने ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा हो. The cost of doing business in the international market you have to keep in mind. Like what is the cost, what it costs you to launch your product and services to the other place, to the other country, to across the border. So the competitive advantage, आप वहाँ पर जितने competitors हैं उनके कंट्रास्ट में आपका competitive advantage क्या है, आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, कस्टमर आपकी तरफ क्यों आ रहा है, आपने क्या ऐसे डिस्टिंक्ट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं. ठीक है, जिसकी वजह से वो इजीली स्विच नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस से. द रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं तो आपका रिस्क कितना है, हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, लो रिस्क है. तो द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू अडॉप्ट द मॉडरेट रिस्क. हाई रिस्क जो है वो की एडॉप्शन जो है वो एक बहुत अच्छी जो है वो स्ट्रेटजी नहीं है. ठीक है, अच्छा, और हाई रिस्क क्या होता है कि जिसमें आपके पास यू हैव नो सर्टेनिटी, यू हैव नो श्योरिटी. लेकिन मॉडरेट में आप प्रॉपर
कैलकुलेशंस करते हैं एंड देन थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा होता है कि यू मे हैव सम चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ एक, कि आपको बहुत ज़्यादा इस पे आइडिया क्लियर हो जाएगा मैकडोनल्ड्स का, कि किस तरीके से मैकडोनल्ड्स जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज डेवलप करता है व्हेन इट गोज अब्रॉड। Even in Have you ever wondered why McDonald's restaurants, arguably the world's leading fast food company, needs a local as well as a global strategy? After all, the US-based company is a massive global operation. It has standardized products like the Big Mac, Coke drinks, Chicken McNuggets, French fries and cheeseburgers. It's able to deliver major economies of scale and scope from its international operations. It has global brands, global customer satisfaction. अब देखिए इसके जो मेन प्रोडक्ट्स हैं जैसे मैक बर्गर हो गया, फ्रेंच फ्राइज, इसकी कोक्स और नगेट्स, इनका ये तो हर जगह पर ये लोग ऑफर करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं इसके जो फ्रेंचाइज हैं वो हर कंट्री में अवेलेबल हैं, जैसे चाइना, इंडिया। New menu items globally and recover the costs across many countries. All classic benefits of a truly global strategy. अब कहते हैं इनकी जो है ना एक बहुत ही ट्रूली ग्लोबल स्ट्रेटजी इन्होंने डेवलप की है। किस तरीके से किया, जैसे बता रहे हैं इंडिया वगैरह हर जगह पर ये इनकी फ्रेंचाइजीज हैं, पर क्या इनकी स्ट्रेटजीज हैं ये भी does it need a local strategy? Why bother to have a strategy that fails to exploit its global benefits? There are 5 main reasons. Beef is fundamental to the McDonald's recipe formula. The company goes to great lengths to source quality beef to well-developed global standards. देखिए अब ये कह रहे हैं, देखिए ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन्होंने डिसाइड कर लिए जो ओवरऑल उन्होंने पूरी दुनिया में प्रोवाइड करने हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने इसको फॉलो करना है। स्पेशली इनका जो बीफ बर्गर है उसके लिए उन्होंने ग्लोबल स्ट्रेटजीज रखी हुई हैं। ग्लोबली जब बीफ बर्गर बनाया जाएगा तो उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए उसके जो स्पेशल सॉस के इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं सबको फॉलो करते हुए उन्होंने वो प्रोवाइड करना है। लेकिन अब कह रहे हैं कि साथ ही लोकल स्ट्रेटजीज भी इनको बनानी पड़ी। क्यों? जैसे कि इंडिया है, इंडिया में जो है वो बीफ नहीं खाया जाता, तो beef, for example, India, where the cow is regarded with reverence and not eaten. Even in China, chicken is more popular in some regions than beef. But it's more than just beef. McDonald's has many local menu variations, ranging from a Chinese menu in Germany to special vegetarian dishes in India. Thus, McDonald's needs to cater for local tastes, whatever the consequences for global strategy. तो अब उन्होंने तो अपना ग्लोबल टेस्ट बनाया था ना। ग्लोबल टेस्ट अगर वो लाइट स्पाइसेस चल रही हैं तो वो पाकिस्तान में तो लाइट स्पाइसेस लाहौर में और कराची में नहीं चलेंगी, स्पाइसेस ज़्यादा चाहिए होंगे। सो उन्होंने फिर लोकली क्या किया, अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप किया है। इंडिया में उन्होंने वेजिटेरियन जो हैं वो बर्गर्स इंट्रोड्यूस किए, इन कंट्रास्ट जो फॉरेन में जैसे वो कह रहे हैं कि चाइना में उन्होंने बीफ से ज़्यादा चिकन और अदर चीज़ें खाई जाती है, तो चाइनीज डिशेस को उसमें इंट्रोड्यूस किया। Local competition is perhaps easier to understand. For a variety of historical reasons, different countries have developed different fast food chains over time. For example, you'll find Wendy's in New York, but not Nando's. You'll find Nando's in South Africa, but not Burger King. Like any major multinational, McDonald's needs to be able to position itself against its local competitors. Local laws are also relatively easy to recognize. Governments in different countries around the world have different views on what can be sold in fast food outlets. For example, you can buy beer in a McDonald's in Spain, but beer sales are illegal
in McDonald's in the United Kingdom. ठीक है, तो मतलब यूनाइटेड वो कह रहे हैं कि जैसे अगर आप अब बहुत सारे उन्होंने नाम लिए, बर्गर किंग वगैरह, ये हर कंट्री में नहीं अवेलेबल, लेकिन कह रहे हैं मैकडोनल्ड्स जो था वो सक्सेसफुल इसलिए रहा कि वो अपनी लोकल स्ट्रेटजी बहुत जल्दी डेवलप करने में कामयाब रहा। तो जैसे साउथ अफ्रीका में वो कह रहे हैं वहाँ पर आप इसके साथ बियर खरीद सकते हैं, ये जो आप बर्गर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन इट्स बैंड, दिस इज नॉट अलाउड इन यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ पर आपको ये नहीं मिलेगी। Local franchises are more complex to understand fully. McDonald's does not own all its restaurants centrally. For many years, it has been operating a franchise system in many countries. Franchising means a cooperative strategy in which a firm develops a business concept and then offers this to others, the franchisees, in the form of a contractual relationship. In the McDonald's case, the company not only offers its product range and brands, but also design guidance on building an individual restaurant, the fat fryers, the grills and so on, but also training of managers and staff to ensure standardized product delivery, even pricing. But there's a problem here, both for McDonald's headquarters and for the franchisee. If the headquarters makes all the key decisions, then what incentive is there for the franchisee? How can you motivate your franchisees to perform better and deliver more profits? The McDonald's answer, at least in part, is local promotions. Part of the marketing budget is controlled locally by the franchisee, offering specially tailored local promotional activity to deliver higher sales. Finally, we have local service quality. It's all very well for McDonald's restaurants' headquarters in America to lay down international standards for its product range. But the products are cooked locally in each restaurant individually, with local people actually delivering the local Big Mac, the local French fries and the local Diet Coke in Hong Kong, in Berlin, Germany, or in St. Petersburg, Russia. Global must be made and delivered locally at McDonald's. It can't be done from a central location like a Nike sports shoe manufacturer or an Apple iPhone manufacturer. What this means is that McDonald's has standardized equipment, but it also has extensive local rule books, major training academies called hamburger universities, and continuous monitoring of local quality. So in short, कि अपनी जो लोकल फ्रेंचाइजीज हैं उनको भी फ्री हैंड दे रहे हैं कि वो अपनी मार्केटिंग और उसके अलावा उससे जो उनको प्रॉफिट हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है, वो उनको मिले, तो इससे उनको इनकरेज कर रहे हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये उनको लोकल एम्प्लॉयज को एजुकेट करने के लिए उन्होंने प्रॉपर प्रोग्राम स्टैब्लिश किए हैं। सो दिस इज हाउ, लाइक ये नहीं है कि एक हेड ऑफिस है और वहीं पर बैठकर सारी की सारी स्ट्रेटजीज डेवलप कर लेगा, बल्कि जो बाकी की स्ट्रेटजीज हैं तो जो लोकल मार्केट में जो बंदा उस टाइप पे करंटली मौजूद है वही सबसे बेहतर उसको समझ सकता है और कर सकता है। इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जिलेट की एग्जांपल है, वो भी मैं आपको दूंगी, लेकिन लेट्स कंटिन्यू और लेक्चर। ओके, सो अब बात आती है डिसाइडिंग हाउ टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, आपने अब ये तो डिसाइड कर लिया कि आपने स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, लेकिन अब आपने एंटर कैसे होना है। आपने जॉइंट वेंचर करना है, आपने लाइसेंसिंग करनी है, आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपने एक्सपोर्ट करना है। अब देखिए, डिसाइडिंग हाउ टू एंटर इंटरनेशनल मार्केट, अब आपने खुद देखना है कि आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज है किस टाइप की। अब जैसे कि मैकडोनल्ड्स की बात हो रही थी, तो मैकडोनल्ड्स का तो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप बर्गर हेड ऑफिस में बन रहे हो और फिर आप बर्गर्स जो है वो चाइना, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हो। दिस इज पेरिशेबल आइटम, जो कि खराब हो जाता है, जो कि आपकी शेल्फ में ज़्यादा टाइम तक रह नहीं सकता।
जॉइंट वेंचर क्या होता है? आप तब तक जॉइंट वेंचर कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर मौजूद हैं अपनी कंट्री में, और कोई और आपका जो है फेलो, कोई चचा, अंकल या कोई जाने वाला या ना जाने वाला बंदा जो दूसरी कंट्री में आपके साथ एक कंबाइन, दोनों इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस चल रहा है उसकी कंट्री में, इन्वेस्टमेंट आपकी भी है, प्रॉफिट लॉस आपको भी हो रहा है, उसको भी हो रहा है। सो दिस इज समथिंग नॉन एज जॉइंट वेंचर। लाइसेंसिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डिटेल से पढ़ लेते हैं। Let's move towards the next slide. Okay, so exportation में क्या था? When goods are produced in the home country but exported to a foreign market with some modification. अच्छा, समटाइम्स जो आप से कुछ चीज़ आपने बना ली अपनी ही कंट्री में, होम कंट्री में, आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, तो आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन ही करते हैं कंट्री टू कंट्री। जैसे रिसेंटली एक सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की केस स्टडी से मैं गुजर रही थी। सो वो लोग जो सॉक्स डिलीवर करते थे, तो सॉक्स नॉर्मली आप देखें तो वो आगे से क्लोज एंड होता है। तो देयर आर सम कंट्रीज जिनमें उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट थी वो फिंगर्स वाली सॉक्स की रिक्वायरमेंट थी। सो दे कन्वर्टेड देयर नॉर्मल कैजुअल सॉक्स इनटू दैट टाइप ऑफ जो फिंगर्स, जिनकी जो टिप है वो फिंगर्स जो है वो फिंगर्स बनी हुई हों टिप। सो समटाइम्स आपको मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग, जैसे अभी ओरियो की केस स्टडी देखी, मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग आपको उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। फिर अफगानिस्तान, अच्छा ये चूंकि हमने ऊपर डिस्कशन की थी अफगान कारपेट की, तो यहाँ पे अफगानिस्तान की बात आ गई कि अफगानिस्तान डेल्ट $50 million exports in 2007. Exports have gone up by 13%. Handcrafts, fresh and dry fruit minerals, देखिए ये जितने भी अफगानिस्तान से जो ये कारपेट जा रहे हैं अफगानिस्तान से, क्यों वहां पर इतनी महंगाई हो रही है, क्यों पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स इतने महंगे हो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ड्राई फ्रूट्स बन नहीं रहे, लेकिन हम लोग सारे के सारे एक्सपोर्ट कर देते हैं। सुप्रीम क्वालिटी ऑफ इवन मैंगो वो तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर आप देखें, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो वो शॉपकीपर या वो आपको बताते हैं कि ये वाला जो आम है एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, या वो कहते हैं ये वाले जो बादाम हैं, नट्स हैं, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ही सुप्रीम, जो सबसे आला और ज़बरदस्त क्वालिटी है, वो तो साइड पे कर देते हैं बाहर के मुल्क में बेचने के लिए, क्योंकि उनको पता होता है इससे उनको डॉलर्स में काफ़ी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं, तो वो पाकिस्तान में तो लाने की वो ही नहीं करते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है, और जो अवेलेबल हमारे पास होता है वो हमारे पास महंगा हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सपोर्टेशन। अब बात आ रही है जॉइंट वेंचर की। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? When a company in home country joins a company in foreign country to produce product and services is called joint venture। ठीक है, तो अब आपकी कंट्री और वहां पर दूसरी कंट्री के अंदर जो एक कंपनी है, आपकी कंपनी और उनकी कंपनी जब वो कहते हैं ना शेकिंग हैंड्स कर लें, हैंड शेकिंग कर लें, एक मुआहदा कर लें और एक साथ वर्किंग शुरू कर दें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको जॉइंट वेंचर कहते हैं। इसमें ये इन्होंने अगेन अफगानिस्तान की एग्जांपल दी हुई है। टेलीकम्युनिकेशन उनका जो है अफगान वायरलेस कम्युनिकेशन कंपनी जो है, जॉइंट वेंचर बिटवीन टेलीफोन सिस्टम इंटरनेशनल in New York and the Ministry of Communication of the Afghan government। ये तो न्यूयॉर्क में जो है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसका, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अफगानिस्तान, इन दोनों का जॉइंट वेंचर हुआ है। मतलब ये अगर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो एक दूसरे की इसमें हेल्प आउट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो जॉइंट वेंचर किसका हुआ है? जैज का और वारिद का जॉइंट वेंचर हुआ है। तो ये थोड़े अर्से पहले ही, तकरीबन 1-2 साल पहले ही इनका जॉइंट वेंचर हुआ था। Okay, let's move towards the next slide. Now it's licensing. Licensing क्या है? It's a method in which a company provides license to a foreign company for manufacturing services while the license offer royalty fee, and home company shares manufacturing process, trademark, patent and
ट्रेड सीक्रेट। देखिए लाइसेंस आप जब कर लेते हैं ना, तो आप बैठे हुए अपनी कंट्री में जैसे आपने प्रोड्यूस किया है, आप उनका जो फॉरेनर्स होते हैं उनका आप जो है ट्रेडमार्क भी यूज़ करेंगे, ठीक है, उनका ट्रेड सीक्रेट भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उनका पेटेंट भी आप उनका यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली अ मेथड एक ऐसा प्रोसेस होता है in which a company provide license to a foreign company। एक कंपनी किसी बाहर के मुल्क की कंपनी को लाइसेंस दे देती है ताकि वो आपके प्रोडक्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल कर सके, ठीक है। एंड क्या होता है, और फिर वो कंपनी शेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और फिर वो बना भी वही चीज़ें रहे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपकी टोयोटा की। टोयोटा जो है ये कहाँ की कंपनी, जापान की है, किधर की है? इसमें तो काफ़ी इंटरेस्ट होगा नोमान को, नोमान इसका आंसर बड़ी आसानी से देंगे। नोमान टोयोटा कहाँ की है? किधर से कंपनी स्टार्ट हुई थी टोयोटा? नोमान। ओके सो मेक श्योर विद, हाँ हाँ प्लीज। मैं जापान से स्टार्ट हुआ था एक कंपनी। जापान से। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अब है जापान की, लेकिन क्या है कि यहाँ पर पाकिस्तान में भी जो है वो हम लोग सारी, लेकिन देखिए जो गाड़ियाँ इसको इसके ऊपर तो आपको ज्यादा नॉलेज है, मुझे बताएं टोयोटा की कैसे वर्किंग होती है, पाकिस्तान में कैसे बनती हैं गाड़ियाँ? मैं भी ज्यादातर उस है जापान की, लेकिन इधर भी ये लोग स्पार्ट वही से आता है, इधर ये लोग इंसम्बलिंग करता है, फिट करता है यहाँ पे। ठीक, और अगर कोई वो हो जाए, खराबी आ जाए, फिर क्या करते हैं? मैम दरअसल इधर अपना शोरूम होता है ना इसका, इधर फिर रिप्लेस हो सकता है मैम, वो फिर वो रिप्लेस हो सकता है जो खराबी आता है इस गाड़ी में। तो बेसिकली असेंबलिंग जब कर रहे होते हैं तो कैसे वापस भिजवाते हैं वो? नो मैम, नो, इधर अपने लोग बैठे हैं ना, इधर ऑटो इंजीनियर वगैरह इधर बैठे हैं। जैसे इधर पिशावर में वो है जो होंडा नॉर्थ है, उधर गाड़ी आता है और इधर इंसम्बलिंग फिर हो जाता है यहाँ पे। चले एक इसकी, जी जी ठीक है, एक इसकी छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं कि इनकी असेंबली होती कैसे है, खासकर पाकिस्तान में कैसे हो रही है। मैं इसकी एक पिन वीडियो निकाल रही हूँ, ठीक है। हाउ टोयोटा कार्स आर असेंबल्ड इन पाकिस्तान, दिस इज समथिंग फॉर इंटरेस्ट। Moving forward.
दो बातें ये कर चुके हैं कि यहाँ पे डीलर्स भी मौजूद हैं, वेंडर्स भी मौजूद हैं। ये वेंडर्स हैं, अक्रॉस द पाकिस्तान कितने वेंडर्स हैं ये बता रहे हैं, वो किस तरह वर्किंग करते हैं। मेरे ख्याल से जो आप बात कर रहे हैं ना, जो प्रॉब्लम आ जाती है, वो वेंडर्स इसकी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं शायद। मैं देखें यहाँ पर बिल्कुल माइनर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिजाइनिंग भी खुद हो रही है। जो हम पहले बात कर रहे थे, देखिए वहाँ पर असेंबली हो रही थी और यहाँ पे डिजाइनिंग तक खुद हो रही है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, इसका मुझे पता नहीं था। आप लोग को मैं मार्क नहीं लेकर गई, दूसरी क्लास को मैं लेकर गई थी। एग्जैक्टली ये सब हमने देखा हुआ है वहाँ पर। मार्क में ये बिल्कुल ये जिस तरह मशीनरी दिखा रहे हैं ना, बिल्कुल ये हमने लाइव देखा था किस तरीके से वो बिल्कुल ये जो यहाँ पर देखिए, एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे बिल्कुल यहाँ पर कंप्यूटर में वो जो नहीं आ रहे थे डिज़ाइंस जो आ रहे थे कंप्यूटर में, इस तरह वो डिज़ाइनिंग करते थे। बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइनिंग करते थे और हमारे सामने वो प्रोडक्ट 3D प्रिंटिंग हो रही थी और मशीन से वो बनकर निकल रहे थे। एंड दैट वाज सो अमेजिंग व्यू कि जब आप रियल में देखते हैं तो वो कुछ और ही टाइप का व्यू होता है। So I was expecting कि इस वीडियो में कुछ हम और भी गाइड करेंगे, लेकिन हमने नहीं किया। So अब देखिए, इसको हम एक्सपोर्ट नहीं कहेंगे। एक्सपोर्ट तो ये है कि वो आपने बस कर दिया और डायरेक्ट आपको गाड़ी मिल गई तैयार, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हमारे पास पूरी प्रॉपर कंपनीज हैं और ये जॉइंट वेंचर है, क्योंकि यहाँ की कंपनीज जो हैं वो सॉरी जॉइंट वेंचर के लाइसेंसिंग है कि यहाँ पर जो है लोग प्रॉपर लाइसेंसिंग करते हैं, कंपनीज खोलते हैं जो कि टोयोटा के नेम से होती हैं, अपने शोरूम्स खोलते हैं, इसके डीलर्स अलग होते हैं, वेंडर्स अलग होते हैं। तो ये प्रॉपर लाइसेंसिंग है क्योंकि वो उनका नाम यूज़ कर रहे हैं, उनका मार्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पेटेंट क्या है हमारे पास? गवर्नमेंट लाइसेंस टू एन इंडिविजुअल और बॉडी गिविंग अ राइट और टाइटल फॉर अ पीरियड ऑफ सेट ऑफ टाइम। तो अब जो यहाँ पर जो लोग टोयोटा की कंपनी खोलते होंगे वो प्रॉपर लाइसेंसिंग करते हैं, प्रॉपर उनका पेटेंट लेते हैं ताकि उनको अलाउ किया जाए कि जी यहाँ पर हम खोल लें, ट्रेडमार्क उनका यूज़ करें गाड़ियों के ऊपर, हर जगह पर उन्हीं की एडवर्टीजमेंट चल रही है जिस तरह का उन्होंने कहा है। अब एडवर्टीजमेंट टोयोटा का कोई देख लेते हैं, जिस तरह का टोयोटा का एडवर्टीजमेंट बाहर चल रहा है वही टोयोटा का एडवर्टीजमेंट पाकिस्तान में चलेगा। हर मोड़ पे साथ हो तुम, हर जगह तुम धड़कनों की उमंग हो, तुम रस्मों रीतों में संग हो, तुम ही मंजिल, तुम हो रास्ता, तुम हर मोड़ पे साथ हो हर जगह, खुशियों की बारात में तुम चांदनी सी रात में, तुम हर सफर के साथ में हर एक बात में, तुम ही मंजिल, तुम हो रास्ता, तुम हर मोड़ पे साथ हो हर जगह, कराची से मीरपुर, भावलपुर से कोयटा, पाकिस्तान भर में फैले टोयोटा 3S डीलरशिप नेटवर्क के जरिए रोजाना हजारों टोयोटा सर्टिफाइड टेक्नीशियंस, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए रखें आपकी टोयोटा का ख्याल। इस भरोसे के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाने के लिए टोयोटा दे रहा है 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की बिल्ट इन वारंटी, क्योंकि हम रखें इसका ख्याल ऐसे जैसे आपकी टोयोटा हो हमारी टोयोटा।
फर्क समझ आया आज के एडवर्टाइजमेंट में और जो कल मैंने आपको इंडियन एडवर्टाइजमेंट दिखाया था उसमें? क्या फर्क था आज के एडवर्टाइजमेंट में और कल वाले एडवर्टाइजमेंट में? क्या फर्क नजर आया जो आज का एडवर्टाइजमेंट था और जो कल मैंने आपको इंडियन एडवर्टाइजमेंट दिखाया था? मैम वो मुझे वो वाला अच्छा लगा जो इंडिया वाला एडवर्टाइजमेंट था। देखिए इसमें फर्क ये था कि इन्होंने गाना पूरा थ्रू आउट गाना था, कोई मैसेज नहीं मिला और एंड में क्या, एंड में बता रहे थे फीचर्स, ये फीचर्स हैं। एक भी फीचर आपको जो याद रह गया सिवाय इसके कराची से पता नहीं कहाँ तक का। बिल्कुल मैम, वो जो कल इंडिया वाला था वो बहुत डिटेल दे रहा था ना आपने एडवर्टाइजमेंट में, और इधर वाला सिर्फ गाना सुन रहा था मैंने, और जो आखिर में बात बताई वो थोड़ा सा कुछ मालूमात नहीं दिया उन लोगों ने। समझ नहीं आया, ठीक है, हमें समझ नहीं आया। उन्होंने ऐसी एक लिंक, इमोशनल लिंक क्रिएट कर दिया था हमारे सारे एडवर्टाइजमेंट में कि जब उन्होंने एंड में फीचर्स बताए तो सुनने में इंटरेस्ट हुआ। देखिए एक मिनट में आपको ये दिखाती हूँ, फ़र्क देखते हैं पाकिस्तान के एडवर्टाइजमेंट का और इंडियन एडवर्टाइजमेंट का। अब यही सेम टोयोटा है, ठीक है, इसका एडवर्टाइजमेंट आप देखें, सेम टोयोटा का एडवर्टाइजमेंट आप देखें इंडिया में। जैसे हर मरहम से बढ़कर माँ का दुलार, जैसे तपती गर्मी के बाद पहली फुहार, हो जैसे नीले सागर से गहरा अपनों का प्यार, जैसे काली रात के बाद सुनहरी सुबह, मुझे तुम पर है भरोसा उसी तरह, मुझे तुम पर है भरोसा उसी। दुनिया भर के करोड़ों परिवार करते हैं भरोसा टोयोटा पर, उनके क्वालिटी के वादे पर। अब देखिए इसमें गाना था लेकिन गाने के वर्ड्स वो भी इमोशन क्रिएट कर रहे थे कि मतलब फैमिलीज दिखा रहे हैं, फैमिलीज में उनका दिखा रहे हैं कि किसी किसी लिंक होता है। अब ये मुझे नहीं पता ये किस कंट्री का है ये एडवर्टाइजमेंट। टोयोटा कोरोला एटलस ग्रैंड का है और ये कहीं फॉरेन कंट्री का एडवर्टाइजमेंट है। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये इंडिया का इलाका है। बट स्टिल इसमें अगेन इसके अंदर भी कोई मैसेज नहीं था। टोयोटा वालों की इतनी अच्छी मार्केटिंग। उन लोगों को पता है हमारा प्रोडक्ट वैसे भी मशहूर है, इसलिए वो अच्छा एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता इसलिए। लेकिन जो सबसे बेहतरीन करता है वो पाकिस्तान। हाँ जी जी मैम पाकिस्तान में ज्यादातर कुछ मुख्तलिफ ज्यादा है नहीं, लेकिन एक होंडा है और एक टोयोटा है और एक सुजुकी है। ये सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ये टोयोटा बेस्ट है मैम, वो बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ ये आपने बात बिल्कुल ठीक कही कि देखिए जो हम लोग कल एडवर्टाइजमेंट्स देखे थे वो ज़्यादातर इतने बड़े ब्रांड्स नहीं थे, तो दे आर ट्राइंग हार्ड इन इंडिया कि वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट करें जो लोगों को याद है। और ये लोग कुछ ना भी करें और सिर्फ और सिर्फ अपना लोगो भी दिखा दें तो लोगों ने टोयोटा और यही खरीदना है। तो यू आर वेरी राइट अबाउट इट। बिल्कुल मैम बिल्कुल। अच्छा फिर नेक्स्ट हमारे पास आए थे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में तो आपका बस सिंपल है ना, सिंपल सारे के सारे पैसे उठाकर वहाँ पे लगा दिए और वहाँ पर आपने कंपनी खोल रही। एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट, डेवलपिंग फॉरेन बेस्ड असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। फिर आप वहीं पर वहीं पर मैन्युफैक्चर करेंगे, वहीं पे सारा आपका काम हो रहा होगा, ठीक है, जहाँ भी अपनी मार्केट स्टैब्लिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिसाइडिंग ऑन द ग्लोबल मार्केट प्रोग्राम, स्टैंडर्डाइज्ड मार्केटिंग मिक्स। अब आपके पास क्या है, जब आप डिसाइड कर रहे होते हैं, मार्केटिंग प्रोग्राम बना रहे होते हैं ग्लोबली, पूरी इंटरनेशनल लेवल का, तो सबसे पहले तो आपके पास एक स्टैंडर्डाइज मार्केटिंग मिक्स होना ज़रूरी है। वो क्या है? सेलिंग लार्जली द सेम प्रोडक्ट एंड यूजिंग द सेम मार्केटिंग अप्रोचेस वर्ल्ड वाइड।
देखिए अगर अभी मैंने आपके आने से पहले वो दिखाई थी वीडियो उसकी मैकडॉनल्ड्स, यस मैकडॉनल्ड्स की, उसके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स हैं जो कि वो पूरी दुनिया में जो उन्होंने सेल आउट करने हैं, जैसे उनका फ्रेंच फ्राइज हो गया, उनकी कोक हो गई, उनके नगेट्स हो गई, ये तो ऐसी चीज़ें जो उन्होंने पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइज उन्होंने उसके लिए रखे हुए हैं। लेकिन फिर उनकी जो लोकल स्ट्रेटजी क्या है, लोकल स्ट्रेटजी में वो कंट्री से कंट्री डिसाइड करते हैं किस कंट्री में किस चीज़ की डिमांड है। इंडिया में जैसे वेजिटेरियन बर्गर्स की डिमांड है तो उन्होंने वेजिटेरियन बर्गर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। सो ये एक आपने स्टैंडर्डाइज मार्केटिंग मिक्स रखना है, उसकी एक स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग वगैरह आपने डिसाइड करें जो पूरी दुनिया में आप सेल आउट कर रहे हैं। फिर अडेप्टेड मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, ये होगा प्रोड्यूसर्स एडजस्ट द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स टू ईच टारगेट मार्केट बेयरिंग मोर कॉस्ट बट होपिंग फॉर अ लार्जर मार्केट। अभी मैंने ओरियो की जो है केस स्टडी दिखाई थी वीडियो। ओरियो में क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने उसको चाइना में इंट्रोड्यूस किया तो चाइना में लोगों को वेफर्स खाना पसंद थे, तो उन्होंने ओरियो को फिर चेंज कर दिया, उसको वेफर्स के ऊपर लगाकर और वेफर बिस्किट बना दिए। फिर वहाँ पर लोगों को मीठा कम पसंद था तो इन्होंने क्या किया, मीठा कम वाले बिस्किट वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए। हालांकि उसके ऊपर पैसे ज़्यादा लगे, उन्होंने बहुत बार उसके एक्सपेरिमेंट किए कि किस लेवल का मीठा ये लोग खाना पसंद करते हैं। तो उस वजह से क्या हुआ, पैसे तो एक्स्ट्रा लग रहे हैं लेकिन वो अपनी मार्केट जो है वो फॉरेन में स्टैब्लिश कर ली मैंने, कि थोड़े ही अरसे में दुनिया के नंबर 1 पर जो है वो ओरियो बिस्किट जो है वो चाइना के नंबर 1 नंबर पर चाइना का के ऊपर ये ओरियो बिस्किट आ गया। तो ग्लोबल प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज में हमारे पास ट्रेड प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या है, मार्केटिंग अ प्रोडक्ट इन अ फॉरेन मार्केट विदाउट एनी चेंज। अब एक प्रोडक्ट है जो आप बिल्कुल कोई चेंज नहीं लाते और बस उसी की तरह एज इट इज दूसरी कंट्री में लॉन्च कर देते हैं, इसमें आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाते हैं। और इसमें मैं एग्जांपल दूंगी आपको जिलेट की, एक मिनट। अच्छा अब ये देखें, ये जो जिलेट के रेजर्स हैं, हुआ क्या, इन्होंने जब इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया ना, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ी सी इंडियन जो स्टूडेंट्स थे उनको स्टडी किया इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे फॉरेन में जो इंडियन स्टूडेंट्स मौजूद थे उनको उन्होंने ये जिलेट दिया, और जब उन्होंने यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा यूज़ कर रहे थे, काफ़ी अच्छा रिव्यू आया। तो इन्होंने कहा चलो जी, लोगों को तो जिलेट रेजर बहुत पसंद है, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे ही इसकी कंपनी लॉन्च की गई, इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी तो सेल्स ही नहीं हो रही थी, कोई ख़रीद ही नहीं रहा था और ये तो बहुत बुरी तरह से इनको नुकसान हो गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने गए मार्केट का सर्वे किया ये देखने के लिए कि लोग क्यों नहीं खरीद रहे, तो जाकर पता चला कि जी इंडियन मार्केट में तो लोगों का एक तो वाटर हार्ड है, हार्ड वाटर होता है, तो क्या होता है कि जब हार्ड वाटर होता है तो उस पर ये आपके जो साबुन है वो धुलता नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि दूसरा प्रॉब्लम ये है कि लोगों के जो हेयर स्ट्रक्चर है वो भी हार्ड है। तीसरा क्या प्रॉब्लम है कि लोग तो वहाँ पर जाकर लोग तो जाकर वहाँ पे गली कोनों में लोकल इंडियन जो बार्बर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और उनसे ये लोकल उससे अपनी शेविंग करवाते हैं। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास एक कटोरा होता है, एक वो जो जिसे शेव करते हैं जो उस तरह टाइप की चीज़ होती है वो होती है, और इनके हार्ड स्ट्रक्चर है, हेयर है, तो वो उसको साफ़ करके और बार बार वो डिप कर रहे होते हैं उस बाउल में, एक ही बाउल में, पानी के तो नीचे भी नहीं रखना पड़ता है इनको। जब उन्होंने ये सिचुएशन देखी ना तो उनका तो चकरा नहीं गए जैसे। तो अब वो प्रॉब्लम क्या हुई कि उन्होंने जो जो मार्केट स्टडी की थी वो फॉरेन थी, और जब असल में आकर यहाँ की सिचुएशन देखी तो हालात तो ऐसे थे। अब उन्हें पता चला भी हमारा तो क्वालिटी एक सुप्रीम क्वालिटी है, वहाँ के हालात तो कुछ इस तरह के हैं, गुर्बत है और ऐसी है, अब तो हमें अपनी क्वालिटी चेंज करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फिर इन्होंने 3 ब्लेड्स वाला रेज़र इंट्रोड्यूस किया। साथ ही इन्होंने क्या किया,
ये जो 3 ब्लेड्स होते हैं ये स्पेशल इसके लिए, ताकि वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो कट हो सके। साथ ही इन्होंने क्या किया, जो इसका अपर पोर्शन होता है इसको मूवेबल रिमूवेबल बना दिया, कि अगर इसको आप वॉश करें, क्योंकि हार्ड वाटर है फिर वॉश नहीं होता था, लोगों को तो यहाँ पसंद ही नहीं आता, तो फिर उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया कि जिसको आप ओपन करेंगे, पानी में डालेंगे तो फ़ौरन ये वॉशेबल भी हो जाएगा आसान। और फिर उसके बाद जाके ये इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और फिर लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वाज टीचिंग यू बाय दिस एग्जांपल इज दैट कि जब आप उसको प्रोडक्ट या सर्विसेज को इंटरनेशनली ले जा रहे होते हैं तो आपने वहीं का व्यू लेना होता है, वहीं पर वहाँ के हिसाब से आपने तो चेंजेस भी लानी होती है और वहीं के लोगों से रिव्यू लेना होता है, अदरवाइज प्रोडक्ट जो है वो फेल हो जाता है। प्रोडक्ट एडेप्शन क्या है? एडेप्शन अ प्रोडक्ट टू मीट लोकल कंडीशंस और वांट्स टू फॉरेन मार्केट। अब ये जो इन्होंने चेंज लाए थे ना, 3 ब्लेड रेजर इंट्रोड्यूस किया था, ये प्रोडक्ट एडेप्शन कहलाती है। प्रोडक्ट इन्वेंशन, अब क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर फॉरेन मार्केट। अब अगर इस टाइम पे जैसे मैंने ओरियो की एग्जांपल दी, ओरियो में उन्होंने एक बिल्कुल नया तरह का प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, उन्होंने ओरियो बिस्किट के बजाय ओरियो वेफर्स इंट्रोड्यूस किए, तो वो प्रोडक्ट इन्वेंशन कहेंगे। और जैसे वो प्रोडक्ट क्या था, सैंडविच था, ओरियो सैंडविच इंट्रोड्यूस किया, तो वो प्रोडक्ट इन्वेंशन थी, नई चीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की। ग्लोबल प्रमोशन स्ट्रेटजीज हमारे पास क्या है? प्रोमोटिंग स्ट्रेटजीज, we can use a standardized theme globally but may have to make adjustment for language or cultural differences। जैसे एडवर्टीजमेंट्स हैं, एक स्टैंडर्डाइज थीम देखिए, अभी हमने एक चीज़ नोट की है कि टोयोटा की एडवर्टीजमेंट में एक स्टैंडर्डाइज थीम थी। थीम क्या थी? ये लोग मैसेज प्रॉपर नहीं दे रहे, जैसे कोई इमोशनल स्टोरी टाइप है, ये वो नहीं कर रहे, कि कार को दिखा रहे हैं जो कि रोड्स पे जा रही है और मुख्तलिफ जगहों पर जा रही है, ये इमेज दे रहे हैं कि हर तरह की रोड पर सर्वाइव कर सकती है। ट्रस्ट, अफेक्शन, सपोर्ट, स्ट्रेंथ, ये वाला इन्होंने मैसेज दिया अपने एडवर्टीजमेंट से। सो ये मैसेज इनका पाकिस्तानी एडवर्टीजमेंट में भी हमें क्लियरली दिखा है, ये हमारा फॉरेन एडवर्टीजमेंट में भी दिखा है और ये इंडियन में भी दिखा है। तो एक स्टैंडर्डाइज थीम इन्होंने रख ली, जो कि हर मुल्क की लैंग्वेज के हिसाब से उसको चेंज किया, उसके कल्चर के हिसाब से उसको चेंज किया। जैसे इंडियन में भी वही सॉन्ग था, लेकिन इंडियन एडवर्टीजमेंट में उसके कल्चर के हिसाब से उन्होंने दिवाली और ऐसे इवेंट्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए। पाकिस्तान में क्या है, लोगों को कराची, लाहौर, ऐसी जगहें जो जगह है मेन उससे एसोसिएटेड होते हैं, उन्होंने उन जगहों का नाम लेकर अट्रैक्ट करने की कोशिश की। और फॉरेन का क्या था, फॉरेन में वो पार्टी दिखा रहे हैं, तो they exactly know how to target which country, which place, in which way। so इन्होंने इस तरह से उसको टारगेट किया। कम्युनिकेशन एडॉप्शन हमारे पास क्या है? फुली अडॉप्टिंग एंड एडवर्टाइजिंग मैसेज फॉर लोकल मार्केट। समटाइम्स तो पूरा का पूरा ही उसी के माहौल के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को भी नहीं देखते और स्ट्रेटजीज को भूल जाते हैं, उस मुल्क को क्या चाहिए, उधर के लोगों को किस तरह का एडवर्टीजमेंट देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देते हैं। चेंजेस may have to be made due to media availability। समटाइम्स आपको मीडिया के हिसाब से चेंजेस करनी पड़ेंगी कि एक जगह पर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है और आप वहाँ पर मैसेज जो है वो अपना मैसेज, अपना जो पैगाम है, अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो रेडियो के थ्रू पहुँचा सकते हैं, तो आप फिर रेडियो के एडवर्टीजमेंट्स करेंगे, ठीक है। फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज भी आप इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कंपनीज फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन सेटिंग देयर इंटरनेशनल प्राइसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके वहाँ के हिसाब से आप यूनिफॉर्म प्राइसेस तो पूरी दुनिया में नहीं लॉन्च कर सकते। वहाँ की कंट्री का आपको देखना होगा कि वहाँ के लोगों की बाइंग पावर क्या है, वहाँ पे कंपटीटर्स क्या प्राइसेस रख रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अलग है। आपको अगर कॉस्ट ज़्यादा भी आ रही है तो आपको उसके अकॉर्डिंग इस तरीके से कॉस्ट एडजस्टमेंट करनी होगी कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है। सो इंटरनेशनल प्राइसिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए 13 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज have adopted the euro as a common currency, creating pricing transparency and focusing companies to harmonize their pricing throughout the Europe, ताकि पूरे यूरोप में एक तरह की प्राइसिंग जो है ना, ताकि उनको ट्रांजैक्शंस में, उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में, उनको बिजनेस करने में इतना मसला ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी करेंसी एक कर दी, सब ने यूरो ही अडॉप्ट कर लिया। सो अगर पूरी दुनिया जो है यूरो या पूरी दुनिया जो है डॉलर्स पे चलना शुरू हो जाए तो वो तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम हो जाए। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो मैम। ओके, सही है। वी विल कंटिन्यू और लेक्चर इन द नेक्स्ट क्लास। मेक श्योर कि आप लोग प्रेजेंटेशन जो है वो प्रिपेयर कर लें नेक्स्ट क्लास तक।
प्रेजेंटेशन टॉपिक आप लोग अपनी मर्जी का चूज करेंगे, ठीक है। अपनी मर्जी का प्रेजेंटेशन टॉपिक लेने हैं और उसको इसमें से क्या नाम है ये आपकी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है, ये गूगल पे सर्च करें और गूगल पे सर्च करके आपको जो भी टॉपिक अच्छा लग रहा है उसके ऊपर प्रॉपर प्रेजेंटेशन तैयार करें, स्लाइड्स जो हैं वो तैयार करें। स्लाइड्स जो हैं आप लोग इसमें शेयर करेंगे फिर मेरे साथ। जी मैम, ठीक है, चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।